Let us begin chapter number 2, class 6th history from hunting, gathering to growing food. तो जो लोग इस सब कॉन्टिनेंट पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट चैप्टर 1 में बताया था क्या होता है। 2 मिलियन साल पहले रहते थे, उनको आज हम बोलते हैं हंटर और गैदरर्स। ये नाम उनका कहाँ से आया? जिस तरीके से वो अपना खाना ऑब्टेन करते थे वहाँ से। वाइल्ड एनिमल्स को वो हंट करते थे, फिश और बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स को वो गैदर करते थे। ये लोग जो हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस से मूव करते थे। क्यों? उसके कुछ रीज़न्स हैं। देखो, पहला रीज़न ये है कि अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहे तो वहाँ पर जितने भी आसपास फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे जितने भी फ्रूट्स या प्लांट या एनिमल रिसोर्सेज जो भी मिलते हैं, अगर एक ही जगह बहुत समय तक रह रहे हैं तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको नई जगह जाना पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड। सेकंड रीज़न ये है कि जो एनिमल्स है वो भी आपके प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने खाने के लिए, स्मॉल प्रे ढूंढने के लिए। जैसे कि हम डियर की बात करें या वाइल्ड कैटल की बात करें तो ये मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो जो इनको हंट करेंगे तो वो भी मूव करेंगे इनकी वजह से। थर्ड रीज़न ये है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ है उनमें जो फ्रूट्स हैं, जो प्लांट प्रोड्यूस है, वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में आते हैं। तो जिस सीज़न में एक जगह पर ट्रीज़ पे कोई भी फ्रूट नहीं है तो खाने को लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो जगह छोड़ कर दूसरी जगह जाएंगे जिस प्लांट्स पे फ्रूट्स हैं या प्लांट प्रोड्यूस उन्हें मिल जाएगा। फोर्थ रीज़न क्या है कि जो पीपल हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको पानी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और वाटर मिलता है लेक्स, स्ट्रीम्स या रिवर्स में। अब कई सारी रिवर्स पेरिनियल है, यानी कि उनमें वाटर जो है थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन कई रिवर्स जो हैं वो सीजनल है, यानी कि उनमें जो वाटर है वो पूरे साल नहीं रहता। ठीक है, तो ड्राई सीजन में वाटर की सर्च में लोग मूव करते थे। तो ये 4 रीजंस थे किस वजह से ये जो लोग हैं जिनको हमने हंटर और गैदरर्स का नाम दिया है ये मूव करते थे। अब हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे लगा? जो ये हंटर्स और गैदरर्स हैं, ये जो चीज़ों को बनाते थे, यूज़ करते थे, वो हमें मिली हैं। जैसे कि स्टोन टूल्स, वुड और बोन के बने हुए टूल्स। इनमें से जो स्टोन टूल्स हैं वो अभी तक सर्वाइव करते हैं, और इन स्टोन टूल्स को यूज़ करते होंगे ये मीट और बोन को कट करने के लिए, या जो ट्री की बार्क है उसको कट करने के लिए, एनिमल स्किन है उसको कट करने के लिए, फ्रूट्स और रूट्स को चॉप करने के लिए, है ना। और कई टूल्स से क्या करते होंगे ये, मतलब आपके एनिमल्स को हंट करते होंगे। ठीक है, कुछ टूल्स जो हैं मे बी वो यूज़ करते होंगे वुड को चॉप करने के लिए, फिर बाद में उसको एज अ फायर वुड यूज़ करते होंगे। ठीक है, और वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। अब देखो ये पिक्चर, स्टोन टूल्स में हैव ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर, ये लेफ्ट में अगर देखोगे स्टोन टूल इस तरह का, तो दिस कैन बी यूज टू डिग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। ये पेड़ की रूट्स कलेक्ट करने के लिए इसको, ग्राउंड को आप डिग कर सकते हो। ये वाला जो है टूल, इट कैन बी यूज फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ द एनिमल स्किन। देखो, अगर आप ये मैप देखोगे और जितने भी प्लेसेस में रेड ट्राइंगल से मार्क्ड है वो जगह हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जो है एविडेंस ढूंढे थे हंटर और गैदरर्स के। सो यू कैन चेक दिस रेड ट्राइंगल। अब इसके अलावा भी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर ये हंटर्स और गैदरर्स रहते थे, बट इस मैप में थोड़ी सी ही दिखाई गई हैं। बहुत मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो इनमें रिवर्स या लेक्स के पास हैं। अब जैसे स्टोन टूल्स जो हैं उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो लोग ऑब्वियसली ऐसी जगह ढूंढते होंगे जहाँ पे गुड क्वालिटी स्टोन मिले, जिससे वो गुड क्वालिटी टूल्स बना पाएँ। कई जगह हमें रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं जिससे हमें पता लगा है इन लोगों के बारे में। जैसे ये पेंटिंग देख सकते हो आप, ऐसा लग रहा है कि ये आदमी जो है इसको डियर को हंट कर रहा है, राइट। जो केव्स थे वहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश में कई सारी पेंटिंग्स मिली है, सदर्न यूपी में कई सारी पेंटिंग्स मिली है। जैसे अगर मैं भीमबेटका की बात करूं जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में, ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पे बहुत सारे केव्स और रॉक शेल्टर्स हैं। पीपल जो है नेचुरल केव्स को क्यों चूज़ करते थे? क्योंकि ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे, रेन, विंड, हीट से इन लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। और ये जो रॉक शेल्टर्स है ना, ये नर्मदा वैली के आसपास है। देखो, अब रिवर्स के पास रह रहे हैं, रीज़न आपको पता ही है। मैंने बताया था कि जो रेड ट्रायंगल वाली जो ये साइट्स हैं, ये है जहाँ पर ये आपके हंटर्स और जो गैदरर्स हैं वो रहते थे। साइट्स का मतलब क्या होता है?
places where remains of things, basically tools, pots, buildings, were found. These were made, used, and left behind by the people. They may be found on the surface of the earth, अर्थ के सरफेस से मिल सकते हैं, buried under the earth, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर. ठीक है, तो साइट्स हैं ये. बेसिकली वो जगह हैं जहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं हमें पुराने टाइम के. अब देखो मैप में जब आप एक कुरनूल केव्स देखते हो तो इन केव्स में हमें ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले हैं. इसका मतलब लोग जो है वो जानते थे यूज़ ऑफ फायर. ठीक है, फायर को वो यूज़ कर सकते होंगे सोर्स ऑफ लाइट, या मीट को रोस्ट करने के लिए, या एनिमल्स को स्केयर करने के लिए, मतलब एनिमल्स को डराने के लिए. अब ये लोग रिवर्स के पास रहते थे, लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन जो थी वो ख़त्म होने लगी, बिकॉज इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी चेंज होने लग गया था. अगर हम बात करें तो पिछले 12,000 साल पहले मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वर्ल्ड में आ रहे थे, जिससे कि जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म होने लग गया था. ठीक है, कई एरियाज़ में तो ग्रासलैंड्स की डेवलपमेंट हो गई थी इस वजह से, जिसकी वजह से जो डियर, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, यानी कि जो एनिमल्स जो ग्रास पे सर्वाइव करते थे वो इंक्रीज़ हो गए, बिकॉज ग्रासलैंड का नंबर बढ़ गया. राइट. तो अब इन एनिमल्स का नंबर बढ़ गया, तो जो लोग इनको हंट करते थे वो भी इनके पीछे पीछे चलने लगे. इनकी एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में जाना और उनके ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में जाना. फिर इस टाइम लोगों के दिमाग में आया कि इनको हम पाल लेते हैं, इनकी हर्डिंग और रियरिंग कर लेते हैं. और फिशिंग भी इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट बन रही थी फिर. और इसी टाइम पे फार्मिंग और हर्डिंग जो है वो भी लोगों ने करनी शुरू कर दी. ठीक है, सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट, बार्ली, राइस, ये नेचुरली उगने लगी थी सब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रो एंड व्हेन दे राइपेंड. तो लोगों ने समझना ट्राई किया कि जो ये क्रॉप्स हैं ये किस सीज़न में उगती है, कितना टाइम लगता है इनको राइपन होने में, और इसको हम किस तरह से खा सकते हैं. फिर लोगों ने सोचा कि चलो हम खुद के ही ये क्रॉप्स जो हैं ग्रो करते हैं. तो इस तरह से जो फार्मिंग है वो स्टार्ट हुई थी. फिर लोगों ने हर्डिंग भी शुरू कर दी कि हम जो एनिमल्स हैं उनको पालते हैं. जो फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला एनिमल कौन सा पाला था. ठीक है, उसके बाद लोगों को लगा, मतलब लेटर पीपल encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. जैसे कि डॉग के बाद उन्होंने शीप, गोट, कैटल, पिग जो हर्ड्स में रहते हैं, और जो मैक्सिमम ये जो एनिमल्स है जो ग्रास खाते हैं ये इन्होंने पालने शुरू कर दिए थे. ठीक है, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे ये इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते थे लोग. तो ऐसे हर्डिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी. अब जैसे फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी तो ऑब्वियसली जब लोग खुद की क्रॉप्स उगाने लग गए थे तो उनको एक सेवरल ईयर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स भी लग जाते हैं उन क्रॉप्स को की ग्रोथ में. तो अब क्या हुआ कि उन लोगों को सेम प्लेस पे स्टे करना पड़ेगा लॉन्ग टाइम के लिए. प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी वाटरिंग, उनकी वीडिंग, और जो एनिमल्स और बर्ड्स अगर उनके आसपास आ रहे हैं खेतों में तो उनको भगाना पड़ेगा. मतलब ये सारी चीज़ें उनको केयरफुली करनी पड़ेगी. तो एक जगह पे रुक रहे हैं वो. अब वो इन ग्रेन्स को एज अ सीड, एज फूड, एज गिफ्ट यूज़ करते थे. इवन इन ग्रेन्स को वो स्टोर भी कर देते. ठीक है, अब इनको लगा कि हमें ये जो है स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर कैसे करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स बना के, चैप्टर 1 में तो मैं दिखाया था क्ले पोट्स थे, है ना, या बास्केट्स वूव करके, या ग्राउंड में गड्ढे खोद के ऐसे स्टोर करेंगे ये. तो ये जो है बता रही हूँ कि कैसे इन लोगों का माइंड इवॉल्व होता गया, कैसे ये चीज़ें करते गए. इनको लगा फार्मिंग करते हैं तो एक जगह रुकना पड़ा. अब ग्रेन्स उग गए, इनको लगा उसको स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने की वजह से इन्होंने फिर क्ले पोट्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह बनाई. अब जो ये आपको ब्लू साइट्स दिख रही हैं, ब्लू स्क्वायर से जो मार्क्ड हैं, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको हर्डर्स और फार्मर्स मिले थे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने देखा ही था मैप में, नॉर्थ वेस्ट में थे, इन प्रेजेंट डे कश्मीर जो है, और ईस्ट और साउथ इंडिया में थे. अब ये समझने के लिए कि जो ये साइट्स हैं क्या ये एक्चुअल फार्मर्स और हर्डर्स की सेटलमेंट्स थी, वो समझने के लिए जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने जो प्लांट और एनिमल बोन्स यहाँ पे मिली है उसको स्टडी करा था. वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ द बर्नड ग्रेन. तो ये मिला था. अब दे मे भी एक्सीडेंटली वो बर्न हो गए हों या पर्पस से बर्न करे हों. तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करा, और हमने इसलिए पता लगा कि इस सब कॉन्टिनेंट के इस एरिया में जो है क्रॉप्स उगती होगी. इवन उस एरिया में ज़्यादा एनिमल्स की बोन्स मिली थी. तो ऐसे हमें पता लगा कि ये जो लोग हैं धीरे धीरे फिर फार्मिंग और हर्डिंग की तरफ मूव कर रहे थे. ठीक है, बाकी इसके अलावा जैसे हमें ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस मिले हैं.
जैसे ये जो साइट देखोगे आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो बुरजा होम थी वो प्रेजेंट डे कश्मीर में है। पीपल यहाँ पे पिट हाउसेस बनाते थे। पिट हाउसेस यानी कि जो ग्राउंड में खोद के बनते थे, मतलब सीढ़ियाँ बन रखी है, फिर नीचे आप जा रहे हो ग्राउंड के अंदर, वहाँ पे ये पिट हाउसेस थे। ठीक है। अब ये कोल्ड वेदर में शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए इन लोगों ने बनाया होगा। इवन कुकिंग हर्ट्स हमें मिले हैं, चूल्हे वगैरह घर के बाहर भी, हट्स के बाहर भी, हट्स के अंदर भी, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड ईदर इनसाइड और आउटडोर्स, ये पता लगता है इससे। स्टोन टूल्स जो हैं वो बहुत सारी साइट से हमें मिले हैं। अब कुछ टूल्स ऐसे थे जो आपके पैलियोलिथिक टूल से अलग थे, तो इसलिए उसको नियोलिथिक बोला गया था। ये क्या होता है समझाती हूँ। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है, जिस टाइम के बारे में पढ़ा रही हूँ मैं आपको, एंशियंट हिस्ट्री, उसको डिवाइड कर रखा है। तो देखो, ये एंशियंट हिस्ट्री है, तो इसका अर्लीस्ट पीरियड है ना, उस अर्लीस्ट पीरियड को नाम दिया था पैलियोलिथिक पीरियड। और ये दो ग्रीक शब्दों से आया है, पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड, और लिथोस जिसका मतलब है स्टोन। ये नाम क्यों दिया था? क्योंकि इस टाइम पीरियड में स्टोन टूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है? 2 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आज से 12,000 साल पहले का जो ये टाइम पीरियड है, इसको पैलियोलिथिक टाइम पीरियड कहते हैं। और इस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। और जो इतना लॉन्ग स्पैन है टाइम का, ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर करता है। फिर उसके बाद मैंने इन्वायरमेंटल चेंजेस के बारे में बताया था कि आज से 12,000 साल पहले इन्वायरमेंटल चेंजेस शुरू हो गए थे। तो जो वो टाइम पीरियड है वो मीसियोलिथिक टाइम पीरियड था। मिडल स्टोन उसका मतलब होता है, मतलब देखो, आज से 12,000 साल पहले से लेकर आज से 10,000 साल पहले जो ये टाइम पीरियड है, ये कौन सा है? मीजोलिथिक टाइम पीरियड। स्टोन टूल्स जो हैं वो यहाँ पे मिले हैं, बट वो छोटे छोटे स्टोन टूल्स मिले हैं। और इन टाइनी स्टोन को हम बोलते थे, स्टोन्स को हम बोलते थे माइक्रोलिथ्स। ठीक है। अब these stones were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools जैसे कि saws और sickles। ठीक है। older varieties of tools भी हमें जो यहाँ पे थे वो भी यहाँ पे इस पीरियड में यूज़ हो रहे थे। अगला स्टेज जो था वो था आज से 10,000 साल पहले, जिसका नाम था नियोलिथिक। तो इसका नाम नियोलिथिक क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ पे जो टाइप ऑफ स्टोन्स मिल रहे थे वो पैलियोलिथिक से अलग थे। यहाँ पर वो टूल्स थे विच वर मे बी यूज फॉर पॉलिशिंग, ठीक है, और मोर्टार्स थे, पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन और अदर प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के लिए ऐसे स्टोन्स यहाँ पे आपको मिल रहे थे। लेकिन जो पैलियोलिथिक टाइप के स्टोन्स थे वो भी यूज़ हो रहे थे इस टाइम पीरियड पे, ऐसा नहीं है वो यूज़ नहीं हो रहे थे। तो ये आपके न्यू स्टोन टूल्स हैं जो कि इस टाइम पीरियड में मिले थे आज से 10,000 साल पहले, जिसको हम नियोलिथिक बोल देते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अर्दन पोट्स भी मिल रहे थे। ठीक है। और जो कि कुछ डेकोरेटेड थे, ऑब्वियसली दे वर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। पीपल, इसका मतलब पता लग गया कि लोग जो हैं वो इस टाइम पे पोट्स को यूज़ करते थे फूड को कुक करने के लिए, जैसे कि ग्रेन्स, वीट, लेंटिल्स। और ये जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था डाइट का भी। लोग इस पर उगा रहे थे ये इस टाइप के ग्रेन्स और खा रहे थे उनको। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने जो है क्लोथ्स की वीविंग स्टार्ट कर दी थी, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे कि कॉटन, जिसको पता लग गया था इनको कि इसे उगा सकते हैं, कपास। अब ऐसा नहीं था कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठा चेंज आ गया, नहीं। कुछ एरियाज़ में जो मेन और वुमेन है वो अभी भी सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। कई जगह फार्मिंग और हर्डिंग लोगों ने धीरे धीरे अडॉप्ट कर ली थी। कई जगह लोगों ने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लिया था कि हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं। तो डिफरेंट जगह डिफरेंट चीज़ें हुई थी। अब ये साइट देखो, मेहरगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ये भी। This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. बोलन पास के साइड में एक फर्टाइल प्लेन है, वहाँ पे ये मेहरगढ़ साइट है। और बोलन पास क्या है? एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है जो कि आपको ईरान तक लेके जाता है। ये उन जगहों में से एक थी जहाँ पे लोगों ने बार्ली, वीट को उगाना सीख लिया था, शीप और गोट्स को रियर करना आपका सीख लिया था उस एरिया में। वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है ये, जो हमें पता लगा है आज तक आर्कियोलॉजिस्ट से। इस साइट पे बहुत ज़्यादा एनिमल बोन्स आपको मिली है, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल जैसे कि डियर, पिग भी आपको मिली है। शीप और गोट की जो एनिमल बोन्स है वो भी इस लोकेशन पे मिली है। बहुत स्पेक्टेकुलर चीज़ मिली है जो कि है आपके स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, जो कि इस तरह से 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड थे। ऐसा माना जाता है कि मे बी इसमें से एक कंपार्टमेंट में ये
चीज़ों को स्टोर करते थे, स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। एक ये बरियल आपको जो है मिला है यहाँ पे मेहरगढ़ में। अब बरियल Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि मेसोलिथिक पीरियड कब था, आपका नियोलिथिक पीरियड कब था, पैलियोलिथिक पीरियड कब था। डोमेस्टिकेशन के बारे में भी बताती हूँ। सेटलमेंट जो मेहरगढ़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम विलेज जो है, पहला विलेज हमने यही देखा है जो हमें आज तक पता लगा है। अब ये डोमेस्टिकेशन देखते हैं। तो डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हो, एनिमल्स की भी देखभाल कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ऐसा तो नहीं है कि आप टाइगर पाल रहे हो, डॉग, गोट, शीप, ये जो सॉफ्ट एनिमल्स हैं इन्हीं को पालते हो आप। तो दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन एंड हैव strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Similarly उसी तरीके के जो है ग्रेन्स, प्लांट्स वगैरह को ये चूज़ करते थे देख कर कि जिससे जो आसानी से उग जाए, इनको पता लगे और लार्ज साइज ग्रेन को यील्ड कर सके, जो इनकी खाने की जो नीड्स हैं उसको पूरी कर सके। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. As a result, gradually, domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. ये कहने का मतलब ये है कि जो आप plants और animals को, प्लांट्स जो उनसे उगाते थे, एनिमल्स जो उनसे पालते थे, बहुत सालों बाद जो वाइल्ड एनिमल्स है ना और जो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, इनमें डिफरेंस दिखने लग गया था। अब आपने देखा होगा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके जो टीथ हैं, जो उनके हॉर्न्स हैं, वो कुछ ज़्यादा लार्जर साइज होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु आर डोमेस्टिकेटेड। तो जो डिफरेंस है नेचुरली आने लग गया था इनके बीच में। डोमेस्टिकेशन जो है वो एकदम से नहीं हो गया, इट वॉज ऑब्वियसली अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये टाइम पीरियड याद रखना ज़रूरी है कि ये जो है आपका 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, बफेलोज, काऊ जो हम पालते हैं वो कितने सालों पहले से लोग पालते आ रहे होंगे, इसलिए हम उसे आज पाल रहे हैं। इवन जो अर्लीस्ट प्लांट्स है टू बी डोमेस्टिकेटेड वो भी आपके वीट और बार्ली थे, और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं वो शीप और गोट थे। एग्जाम्पल याद कर लेना, वीट, बार्ली और शीप और गोट।